अमीन साहब, एक पूरी राजनीति, आपने एक लंबी राजनीति कर ली है, अभी आराम कर रहे हैं। अभी आराम ही कर रहे हैं। आप कह रहे थे कि पत्रकार हूं और बात करूं तो वो करूं कि मेरी बात बहुत सच्चाई से और बहुत बेबाकी से कहीं तक पहुंचे। बताइए क्या बातें करना चाह रहे हैं आप? आपको क्यों लगता है कि आप जो कहेंगे हम पत्रकार लोग उसमें काट छाट करेंगे? कैमरा ऑन है, आप और हम बैठे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? बताइए। नहीं, ये दुनिया का एक सिस्टम है जी। कि कोई भी छोटी श्रेणी का व्यक्ति या छोटी श्रेणी की जगह, इसको लोग तवज्जो कम देते हैं। कि ज्यादा हाई फाई लोग जो होते हैं, 100 तरह के झूठ सच अच्छी तरह से तोड़ मरोड़ कर जानते हैं, उनकी बात को हाईलाइट ज्यादा किया जाता है। ऐसा हमें एक तरह का शक रहता है, वह है कि नहीं है ये वो शक आप। ये शक आप में अंदर जो आया है, इसने जन्म कैसे लिया? आपको क्यों पत्रकारों पे शक होने लग गया? नहीं, पत्रकारों को नहीं, दुनिया सारी का एक सिस्टम है। झूठों का बोलबाला है। हाँ, ठीक है। आज दुनिया में ज्यादा जो हाका करेगा, झूठ को अच्छी तरह से इस्तेमाल करेगा, तो उसकी बात मानी जाएगी। और सही बात कोई गरीब आदमी करके थक के बैठ जाएगा तो उसकी कोई नहीं मानेगा। राजनीति आपकी जीवन में बड़ी उतार चढ़ाव की रही। जब आपने राजनीति शुरू किया तो मेरी राजनीति की शुरुआत की आप बात सुनोगे तो आप मानोगे नहीं। नहीं, मैं मानूंगा, आप कहेंगे तो क्यों नहीं मानूंगा। मेरा जन्म सन 1939 में देतानी गांव में हुआ। हमारी पूर्व की 7-8 पीढ़ी में भी कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं था। मेरा फादर जो था वो अच्छी गायां रखने का शौकीन था और अच्छी गाय पाल करके उसके जरिए रोजगार प्राप्त करता था। वो मेरे को पढ़ाना चाहता था, लेकिन उस जमाने में यहाँ किसी भी गांव में कोई स्कूल नहीं थी, न कोई प्राइवेट स्कूल थी न कोई सरकारी स्कूल। जहां आज जिला हेडक्वार्टर बाड़मेर है, इस जगह भी उस टाइम 8वीं स्कूल थी, शायद 10वीं मुश्किल थी। बिरदीचंद जैन वकील था, उसने 10वीं पास ब्यावर में की थी। अगर बाड़मेर में हायर सेकेंडरी स्कूल होती तो शायद ब्यावर क्यों जाता। तो उस हालत में मेरे फादर कई राजपूत चारण और कुछ महाजन लोग ओसवाल, इनसे तालमेल था उठ बैठ का। तो जहां महाजनों की बस्ती थी, उसमें ये महाजन लोग अपने बच्चों को सिखाने के लिए एक पोशाल खोलते थे। उस पोशाल में किसी पंडित को लाके बिठाते थे और वो रुपया, ₹1.25 एक बच्चे की तनख्वाह लेते थे और वो पढ़ाते थे। उनकी पढ़ाई स्लेट पर होती थी, कॉपी और किताब भी नहीं थी। स्लेट पे अ आ क ख बारखड़ी 100 तक गिनती और 40 तक पढ़ा, जोड़ बाकी गुणा और भाग के महाजनों को इस पढ़ाई की जरूरत इतनी तक की होती थी। तो मेरे को उस पोशाल में पढ़ाया गया, वो भी 12 महीना नहीं, 4 महीना तो पोशाल में पढ़ाते थे। फिर बरसात होती थी, ये खेतों के दिन आते थे, तो मैं मवेशी में ग्वाला था,
तो वो मेरे अक्सर याद करने के लिए इस जमीन पे हाथ से साफ करके अंगुली से वो अंक या अक्षर लिख के याद करता था। ये मेरी पढ़ाई की दिनचर्या शुरू की। तो फिर इस तरह का अभ्यास था तब आपकी गणित तो बहुत अच्छी रही होगी। बहुत अच्छी रही, गणित अच्छी रही। कुदरत की देन थी कि मेरी राइटिंग भी बड़ी फर्स्ट क्लास थी। आज भी सही हकीकत है कि मैंने पहली क्लास कायदे से पढ़ी ही नहीं है, लेकिन मुझे मेरी लिखापटी को, मेरी भाषा को पढ़े लिखे लोग आकलन करते हैं कि ये झूठ बोलता है, ये कम से कम पुरानी मैट्रिक पास है या ग्रेजुएट है। हकीकत में मैंने पहली किताबें नहीं देखी। तो शायद यही रहा होगा कि जब आपने अभ्यास बहुत किया यूं जमीन पर लिख लिख के, तो यही गणित फिर राजनीति की गणित भी आपकी बड़ी जबरदस्त रही। हाँ, ये गणित कैसे रही। उस जमाने में जागीरदारों का राज था। पाकिस्तान बना है, देश आजाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को। ये मैं 47 से पहली बात करता हूँ। तो हमारे बड़े जो है एक जगह रह नहीं सकते थे मवेशी के पानी के खातिर। साल में 2-3 जगह हमारे निवास होते थे, टेम्परेरी गोला। तो उस वजह से हम बाहर घूमकर लोगों में माने जाते थे। तो सबसे ज्यादा हरसानी के महाजनों के पहचान से हमारी पहचान हुई सन 1955 के आसपास बिरदीचंद जैन से। बिरदीचंद जैन उस जमाने में एमएलए नहीं था, जिला कांग्रेस बाड़मेर के अध्यक्ष थे। सन 1956 में बिरदीचंद जैन ने मुझे कांग्रेस का प्राइमरी मेंबर बनाया और सन 1960 में मुझे, या मंडल कांग्रेस कमेटी उन दिनों में कहते थे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नहीं होती थी। मैं आपसे बहुत लंबी बातचीत करूंगा। आप कांग्रेस में आ गए, अब आपकी आगे की कहानी पूरी राजनीति हो जाएगी, लेकिन मैं पहले ये जानना चाहूंगा कि जब आप भोसाल जाते थे तो वहां से ये राजनीति की तरफ झुकाव क्या हुआ? आपके परिवार में आपके वालिद, आपके कोई राजनीति में रहे हैं? नहीं। तो आपका झुकाव क्यों हो गया? मेरा झुकाव हुआ इस बिरदीचंद की सोहबत से। यहाँ कोई कांग्रेस का मेंबर नहीं बनता था, जागीरदारों से लोग वोट डरते थे। पुलिस महकमा भी देश की आजादी के बाद काफी साल तक एक तरफ रहा। पुलिस महकमे में भूतपूर्व जागीरदारों से सिवाय कोई अफसर या सिपाही तक भी नहीं था। तो आपको लगा कि अगर इन ताकतों से लड़ना है तो फिर राजनीति में जाना चाहिए, इसलिए आप राजनीति में चले। हाँ। चलिए, मेरे साथ अमीन खान हैं, शिव से विधायक रहे हैं, इस वक्त कांग्रेस से निष्कासित हैं, एक लंबा राजनीतिक जीवन है, इनसे हम बातचीत करेंगे। एक बेबाक बात है इनके साथ, मेरे पहले भी कई इंटरव्यू हुए हैं। मैं कहूँगा ये इंटरव्यू नहीं है, ये राजनीति के एक इंस्टीट्यूट है अमीन खान। और आज जो मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो चूंकि मैं राजनीति पर विश्लेषण करता हूँ तो मेरी राजनीतिक समझ को मैं खुद कहीं न कहीं थोड़ा सा उसमें और इजाफा कर लेना चाहता हूँ। इसलिए मैं आज अमीन खान के जो गांव है, बिल्कुल वेस्टर्न राजस्थान का जो ये बाड़मेर जिला, इसका बॉर्डर है देतानी, इस वक्त हूँ। खुला आसमां है, ये इनका चौक है, नीम का पेड़ है। अमूमन इनको एसी वगैरह पसंद नहीं है। अभी मैं बातचीत कर रहा था तो बता रहे थे कि शहर में 1-2 घंटे लाइट चली जाए तो तकलीफ हो जाती है, और हमारी कई पीढ़ियों ने बिना लाइट गुजार दी। और बातचीत करेंगे थोड़ी देर बाद। तो बिरदीचंद जैन जो है वो आपके राजनीतिक गुरु रहे? गुरु। आपने वो गुरु का मान रखा जब तक वो रहे? बिल्कुल, वो उसके जैसा ईमानदार आदमी अब नहीं है बाड़मेर जिले में कोई भी। अच्छा।
उसका काम करने का तरीका स्वार्थ नहीं था, तकलीफ वाले इंसान की खिदमत करने का मकसद था उसका। स्पष्ट थे, बोलते बिल्कुल बेबाक थे। तो कहीं कहीं आपकी पूरी राजनीति में वर्दीचंद जैन का असर रहा आप पर? वृद्धिचंद जैन की वजह से मैं एमएलए बना, नहीं तो बन नहीं सकता। अच्छा, पहली बार? पहली बार मुझे 80 में टिकट इंदिरा गांधी से वृद्धिचंद जैन ने दिलाई। और मेरे पास सिक्योरिटी के पैसे जो जमा करते थे वो 250 रुपये उन दिनों में थे। 250 रुपया भी मेरी जेब में नहीं था। और वृद्धिचंद को कई लोगों ने शिकायत की कि साहब इसके पास 1 रुपया भी नहीं है, ये चुनाव कैसे लड़ेगा, आप इसको टिकट क्यों दिलाते हो? और उसने नहीं मानी। फिर वो 250 रुपए कहाँ से आए? वो 250 रुपया एक हमारे ब्राह्मण पटवारी था, उसने मुझे 1000 रुपया सबसे पहले दिया। पटवारी ने? और उसके बाद में हमारे भाइयों ने हमको 20,000 रुपया चंदा करके दिया पहले चुनाव में? हाँ। और 25,000 रुपया पार्टी से आए। 45,000 में हमने पूरा चुनाव लड़ा। 45,000 तो और 1,000 पटवारी का? हाँ, 46,000। 46,000 तो वो चुनाव फिर आप जीते? जीते। फिर उस पटवारी को वापस दिया 1,000 रुपया जीतने के बाद? नहीं, उसने नहीं लिया। नहीं। वो पटवारी अभी भी हैं, जिंदा हैं? नहीं, वो खत्म हो गया। तहसील चौटन के भोनिया गांव के थे जी। गौड़ ब्राह्मण थे जी। उसकी कैंसर बीमारी हुई, खत्म हो। नाम याद है उनका? हाँ, चेताराम शर्मा। तो उनके परिवार के लोग कभी अब मिलते हैं आपसे? हाँ, उनके परिवार का लड़का है हमारे हरसाने में नायब तहसीलदार है। तो ये अच्छे ताल्लुकात, वो 1,000 रुपए, चूंकि आप तो कर्जदार हैं उनके, आपने उनसे कर्जा लिया था, हाँ साहब। तो वो कर्ज चुका रहे हैं आप किसी न किसी रूप में उस परिवार के प्रति? बस उस परिवार में उसके बच्चे हैं, वो हमसे मांगते कुछ नहीं है। एक दिन मेरे पास आए थे तो मैंने कलर साहब को कहा, अच्छे लड़का, इसको हरसानी उप तहसील नई बनी है, इसमें लगा दो। लगा दिया। तो फिर वहां से आपने पहला चुनाव जीता। हाँ साहब। तो आपने कहा जैसे शुरुआत में कि जिस तरह की यहाँ पर पहले माहौल था कि कोई बोलता नहीं था, खासतौर पर आप राजपूतों की बात कर रहे हैं कि उनके आगे कोई बोलता नहीं था। बोलता नहीं था। थानों में स्टाफ सारा उनके पक्ष का था। गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, लेकिन स्टाफ जहाँ लोकल था वो एंटी कांग्रेस था, क्योंकि भूतपूर्व जागीरदारों के लड़के ज्यादा थे। शुरुआत जागीरदारी खत्म का सिस्टम सुन करके जागीरदार परिवार जो थे, अब तो नहीं ऐसा सिस्टम है, उस टाइम जागीरदार एंटी कांग्रेस थे। नहीं, मुझे एक बार पहले भी आपने बताया था इंटरव्यू में कि जब आपने नई नई राजनीति शुरू करी तो थाने में आपकी भी धुलाई पूरी रात करी इन लोगों ने? हाँ, मेरी पिटाई की, रात भर पिटाई की। मेरे को इन्होंने पेशाब पिलाया। उसके बाद फिर काम का एमएलए बनने की वजह से मौका मिला। और एमएलए से पहले हमारी पंचायत भी यहाँ नहीं थी, हरसानी थी। तो जब आप एमएलए बन गए तो वो लोग जो अधिकारी थे या वो जो पुलिस वाले थे जिन्होंने आपको पेशाब पिलाया, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो आपने एमएलए बनने के बाद उनको कहा अब आओ मैदान में? नहीं, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, वो चले गए अपने आप। शुरुआती दिनों में जब आप राजनीति यहाँ पे करते थे, चूंकि पाकिस्तान बॉर्डर यहाँ से बड़ा नजदीक है, आप मुसलमान हैं, तो इस शक की नजर से भी देखा करते थे कि बॉर्डर पार की कुछ गतिविधियों में भी अमीन खान का हाथ हो सकता है? हाँ, मेरी खूब शिकायतें लोगों ने की थी, लेकिन मैं पूरी दृढ़ता से, ईमानदारी से रहा। गलत काम मैंने कुछ भी नहीं किया। उसका प्रमाण ये है कि मेरे परिवार के खिलाफ
बॉर्डर के या किसी भी राज्य के थाने में कोई किस्म की झूठी सच्ची FIR आज तक दर्ज नहीं हुई। अफवाह तो ये भी थी कि आप तो अपनी बारात लेकर भी पाकिस्तान गए थे। नहीं, बारात मेरी पाकिस्तान नहीं गई थी, हिंदुस्तान में गई थी। अफवाहें जरूर थी। अफवाहें करने वालों ने कहा कि ये पाकिस्तान से शादी करके आया। शिकायत हुई थी, जीवराज सिंह भाटी एक थानेदार था, मेजर शैतान सिंह के चचेरा भाई का, ईमानदार था। उसने सारी जांच की थी। उस जांच में उसने साबित कर दिया कि इसने इंडिया में शादी की कहाँ है। ससुराल कहाँ है आपका इंडिया में? अमेरिका पार, यहीं पर, यहाँ से कितना दूरी है? यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। अभी भी आना जाना है ससुराल? बुलाते हैं जवाई साहब को? नहीं, अभी हमारे ससुराल वाले जो आदमी थे वो पाकिस्तान चले गए। उनके रिश्तेदार तो यहाँ रहते हैं, वो पाकिस्तान चले गए। एक खेत की ककड़ी है। चलो, इस ककड़ी पे ही राजनीतिक कड़वाहट पे बात करते हैं। अमीन खान की कड़वाहट किसके साथ ज्यादा हुई इन चुनावों में? तो कहना ठीक नहीं है। नहीं, क्या आपने कहा था कि जो मैं बोलूं वो दिखाना, आप जो बोलेंगे वो मैं सुना दूंगा। ककड़ी खा रहा हूं तो मैंने कहा कड़वाहट पे भी बात कर लूं। हालांकि ककड़ी खेत की है, बड़ी मीठी है, लेकिन राजनीति थोड़ी कड़वी हो गई है। अमीन साहब का राजनीति का कड़वापन क्या रहा और किसके साथ रहा? मेरी दुश्मनी किसी के साथ कभी नहीं रही। ठीक है। भूतपूर्व जागीरदार राजपूतों के सामने मैंने 10 चुनाव लड़े हैं। राजपूतों के किसी भी गांव में मुझे आज दिन तक किसी ने तुकारे से बात नहीं की है। ये लीजिए आप। ये मैं उनका एहसान मानता हूँ, वो मेरी इज्जत करते हैं। तो फिर कड़वाहट हुई कहां से? कड़वाहट जाटों में कराई। जाटों में? किसके साथ? ये फतेह के साथ। फतेह। लेकिन पहले फतेह ठीक था आपके लिए? पहले ये कुछ नहीं था। आपके साथ तो था। मैंने तो बनाया था। आपने ही बनाया था। जैसे कहते हैं बनाने वाला तो खुदा होता है। वो आदमी स्वार्थी निकला, वफादार निष्ठावान नहीं निकला। 15 साल पार्टी का अध्यक्ष रहते हुए चुनाव खुद को लड़ना कितना गैरवाजिब है। ककड़ी तो खत्म हो गई है, बातें चल रही है। तो खैर, आप कह रहे थे कि जाटों ने ये कड़वाहट, जाटों ने अपनी कोशिश ये की कि मुसलमानों में एकता रह गई तो हमको ये पछाड़ देंगे। इस उनकी प्लान खुद के हक में तो उन्होंने अच्छा किया, लेकिन मुसलमानों को भारी चोट पहुंचा दी, क्योंकि मुसलमानों के 2 ग्रुप हो गए इस चुनाव की वजह से। 2 ग्रुप में मुसलमान लड़ने से मुसलमान किसी को चोट नहीं आप पहुंचा सकते। नहीं तो मुसलमान एक होते हैं तो जाट हार सकता है। हाँ, तो पहले तो यही होता था कि सरहद पर एक सिंधी मुसलमान चुनाव लड़ता था, लेकिन इस बार 2 लड़ दिए हैं। तब आने वाले टाइम में हो सकता है 3 हो जाए। वो 4 हो जाएंगे तो मुसलमान कोई नहीं जीतेगा भाई। मुसलमान 2 कैंडिडेट होने से मुसलमान कभी नहीं जीतेगा। हिंदू वोट इतने बेवकूफ थोड़े हैं कि मुसलमान 2 आपस में लड़े और फिर हिंदुओं के वोट मिल जाएंगे। ये आप मानते हो? नहीं मिलेंगे। लेकिन जब आप चुनाव लड़ते थे तो आपको तो हिंदू भी वोट देते वो थे। हिंदू इसलिए देते थे कि हम एक थे तब। आप मुसलमान एक थे इसलिए हिंदू आपको वोट देते थे, बिल्कुल। या अमीन खान का व्यक्तित्व अच्छा था इसलिए हिंदू वोट देते थे? बता, दूसरी आशा होती है। लोग किसी भी जाति में कुछ परसेंटेज वोट ऐसे होते हैं जो जीत की तरफ डालते हैं। तो देखते हैं भाई मुसलमान एक है और अपन थोड़ा इसका सहारा करो तो ये जीत जाएगा। जब 2 लड़ते हैं देखते हैं भाई ये तो हारेंगे,
अपने को वोट दे के क्यों बिगाड़ू? दो मुसलमान खड़े होने से नहीं जीत सकता कभी भी। तो ये जो कड़वाहट आई है, ये जो दूरी आई है, ये कहीं न कहीं आने वाले चुनाव तक कम हो जाएगी, या अब एक बार रस्सी में गांठ लग गई तो फिर लग गई? नहीं, अगले चुनाव तक तो ये ऐसा ही रहेगी। अगले चुनाव में जाटों का कैंडिडेट जो मुसलमान होगा वो हारेगा, उसके बाद में सब एक हो जाएंगे, लेकिन एक चुनाव तक कभी एक नहीं होंगे। तो 28 में अमीन खान जब चुनाव फिर लड़ेंगे तब एक नहीं होंगे? मुश्किल है। अच्छा, तो आप फिर चुनाव लड़ेंगे ना? मैं खुद तो नहीं लड़ूंगा, पोता लड़ेगा। आप नहीं लड़ेंगे? तो अब आगामी ये जो 4 साल हैं सिर्फ पोते को प्रशिक्षण देंगे, ट्रेनिंग देंगे? हाँ ठीक। आपको लगता है कि आप जिस तरह की ट्रेनिंग देंगे पोता तैयार हो जाएगा? अब वो तैयार अपने आप हो जाएंगे, सभी होते हैं। पता नहीं ये तैयार है, इनको किसने किया। ये आप एक तो बातचीत होती है ना तो आप सीधा आरोप लगा देते हैं कि आप कह देते हैं कि राजपूतों को लेकर कह देते हैं कि ये तो सामंत है। जाटों को आप कहते हैं कि ये विवाद पैदा करवा दिए इन्होंने हम नहीं, मुसलमानों ये तो के बीच कराते में। हैं। सामंती बात अब अपने को कहने नहीं चाहिए। सामंत कोई जमाने में थे, अब नहीं, अब सामंत नहीं है। वो अब आपके साथ है? नहीं, मेरे साथ रहो न रहो ये जरूरी नहीं है, लेकिन सामंत सिस्टम अब खत्म हो चुका। सामंत तब थे तब ये जागीरदार थे, गांव की जागीरी इनके हाथ में थी, गांव की चौधरापन इनके हाथ में थी। अब जागीरी रुजमसन हो गई, जमीन पे सीलिंग कानून लागू हो गया। अब जैसे वो भूतपूर्व जागीरदार जैसे ही हम हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। हैं कि अब आप बता रहे हैं कि चलो दूरियां बढ़ गई है, 2 हो गए हैं, जब तक ये 2 सरहद पर मुसलमान हो जाएंगे जब तक सीट निकलने की मुश्किल है। नहीं निकलेगी। तो एक कैसे होंगे? हम एक तो जब संगीन चोट लगेगी तब अपने आप बिना समझाए समझ जाएंगे। किस तरह की चोट? चोट दोबारा हार जाएंगे तब ये मान लेंगे कि अपन एक नहीं रहेंगे तो मरेंगे। अच्छा, कहने से नहीं मानेंगे। अच्छा, हार के ही मानेंगे, फिर मान जाएंगे। फिर मान जाए। तो आप ही पहल कर लो ना, हारी क्यों? आप ही पहल कर लो, एक बार ये कदम आप बढ़ जाओ। नहीं, पहल करते हैं, मानते नहीं है। फतेह मोहम्मद को आप कह रहे हो वो तो मेरा अदावत क्या, मेरा दुश्मन है। दुश्मन है बिल्कुल। तो अपने वो भी तो ना कुमार विश्वास की कविता की, हमने दुश्मन को भी गले मिल मिल के शर्मिंदा किया है। एक बार गले तो मिल के आइए दुश्मन से, क्या पता वो मान जाए। नहीं नहीं, नहीं मिलेंगे। नहीं मानने से लोग नहीं मानेंगे। नहीं, आप अगर एक कदम बढ़ाएंगे कि आप फतेह मोहम्मद गले मिलते हैं, हादी परिवार की तरफ से कोई आएगा लगता है? उम्मीद हादी परिवार तो अच्छा है, खराब नहीं है। उनमें तो समझदारी है, इनके जैसा नहीं। नहीं, उनमें से कोई आएगा आगे नेताजी? नहीं, उनके हादी की बहू चुनाव लड़ने के लिए तैयार है ना। तो सपोर्ट कर रहे हैं आप? उसका हम खिलाफत नहीं करेंगे। सपोर्ट करेंगे। कहाँ से? शिव से? कहीं से भी करो, उसका हम नाम नहीं देंगे। अच्छा। इस बार ही आप अपनी जगह पर खड़ा कर देते हैं उनको? नहीं, इस बार तो बात हो ही नहीं है, और अब के ढंग दूसरे से बात होगी। अच्छा। इस बार तो दूसरी फिर बात थी। दिक्कत तो वही होगी कि या तो सलमान होगा या फिर शमा होगी। हाँ, कोई होगा, उनको हम सपोर्ट कर देंगे। लेकिन पहला झुकाव सलमान की तरफ रहेगा। हाँ। राजनीति पे खूब सारी बातें करने आया हूँ, आपसे मैं खूब बातें करता हूँ। मुझे पता है ये सब अब पुरानी बातें हैं राजनीति की, कि चुनाव था, चुनाव के दौरान कहीं दुश्मनियां हो गई, कुछ जातिगत टिप्पणियां हो गई, अमीन खान सोशल मीडिया पे खूब ट्रोल हो गए। ट्रोल कहते हैं आजकल बहुत ज्यादा फैल जाता ना आदमी के, उसकी बात जैसे आपकी मेरी बातचीत हो रही है, उन पत्रकारों से बातचीत होती है तो बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच जाती है इस मोबाइल में, वो होती है। अमीन साहब, आप मुझे एक चीज बताइए कि
आपको जब कभी अपने दिल से, जैसा कि आपने कहा कि मेरी बात को लिखना, मेरी बात को बताना, वो दिल से बात जो आपको लगता है कि हम जैसे पत्रकारों के जरिए आप अपनी आवाम तक, आप अपने राजनीति के बड़े आकाओं तक पहुंचाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, वो आपके मन में क्या है? कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हैं? मैं सुनना चाहूंगा, हमारे तमाम श्रोता दर्शक सुनना चाहेंगे आपकी कोई बात। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी पार्टी ऐतिहासिक पार्टी है। इस पार्टी ने विदेशी हुकूमत के खिलाफ 70 साल संघर्ष किया, तब मुल्क को आजादी मिली। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए देश में इस पार्टी को मजबूत करने की जड़ें रोकी। उसी आधार पर हम चल करके कांग्रेस को अभी भी मजबूत करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी पार्टी में कुछ अच्छे अच्छे नेता उस जमाने में चले गए। कुछ नेताओं के खिलाफ पार्टी ने जो फैसले किए वो भी पार्टी के हित में नहीं है। जैसे गुलाम नबी आजाद, कैप्टन अमरिंदर सिंह, आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, बंगाल की मुख्यमंत्री कुंवर नटवर सिंह, ऐसे लोगों को कांग्रेस से बाहर करने का निर्णय लेना कांग्रेस के हित में नहीं रहा है। और अभी भी इसी ढंग से ये निर्णय लेते रहेंगे तो पार्टी नुकसान में जा डूबेगी। और पार्टी में जब तक ईमानदारी से फैसले नहीं करने की ताकत नहीं होगी तो पार्टी को उभरना मुश्किल है। आप बता रहे कि कांग्रेस अगर ये स्थिति रही तो होगी, तो आप क्या उस भीष्म पितामह वाली स्थिति में तो नहीं है कि बाण जो भीष्म पितामह हमारे हिंदू समाज का जो मद भागवत गीता में था कि कुरुक्षेत्र का जब युद्ध लड़ा तो जो भीष्म पितामह जो सबसे धर्म पर थे वो बाण सैया पर लेटे थे और पूरा उनके सामने कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। तो आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस डूबेगी, तो इस डूबते जहाज को आप अपने इस अंतिम बसंत में देखना चाहेंगे या ये ना डूबे ये चाहेंगे? नहीं, पार्टी हम तो चाहते हैं कि डूबेगी नहीं, फैसले अच्छे लिए जाएंगे तो पार्टी इस भारतीय जनता पार्टी से ऊपर आएगी, नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि तीसरी कोई पार्टी नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी जो पानी हो, पानी में हो, मजहब के तौर पे हुकूमत चलाना चाहती है, इस महान देश में एक मजहब वाले राज नहीं चला सकेंगे, ये हम गारंटी मानते हैं। तो अपनी आपकी बाड़मेर की बात कर रहे हैं, खासतौर पे इस पूरे सरहदी इलाके पर जहां इस सारे कई सालों तक आपने राजनीति की है। बाड़मेर जिले में सब कुछ ठीक है जी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी से सेवा लेते हुए पार्टी में नहीं आए, स्वार्थ के कारण से पार्टी में घुस गए हैं। और उनकी वजह से कुछ पार्टी को नुकसान हो रहा है। जैसे अभी इन्होंने एमपी बनाया, ये कांग्रेस आइडियोलॉजी का थोड़ा ही है। ये 25 साल तो कांग्रेस से लड़ा और एन वक्त हरीश चौधरी ने अपना विरोध काटने के लिए उसको कांग्रेस में लाके एमपी बना दिया। तो वो कांग्रेसियों के आदमी कैसे सेवा कर सकता है इस मामले में? तो ये ऐसे निर्णय हमारे को आएगी सर, नुकसान दे रहे हैं। इसलिए तो साले बनाऊंगा क्या, जो आप बोलेंगे मैं वही दिखाऊंगा। मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि अमीन खान से मिलना, अमीन खान को सुनना, अमीन खान की राजनीतिक बाड़मेर जैसलमेर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ के मुसलमान चालाक और फैबी पूंजीपति नहीं है, पशुपालक और गरीब
ज्यादातर ईमानदार लोग हैं। इन मुसलमानों को एक रखा जाए, जी शेड्यूल कास्ट को एक रखा जाए, इनको आपस में तोड़ा नहीं जाए, तो यहाँ पर कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन ये हरी चौधरी की कोशिश है कि यह मुसलमानों के दो ग्रुप कायम करूं, तो मेरी कामयाबी वो जो कामयाब हो भी है। कामयाब हुए भी। हाँ, उसमें एक बार हुए हैं, और यही चालाकी आगे चलाई तो ये कामयाब नहीं होंगे, फेल होंगे। हरीश चौधरी भी छात्र संघ की राजनीति से आए हैं, राजनीति कर रहे हैं। राजनीति आपने भी करी है, राजनीति वो भी कर रहे हैं। बचपन में आपकी गणित अच्छी थी, राजनीति में गणित अच्छी रही, हरीश चौधरी भी की गणित अच्छी है। हरीश तो अगर वो चौधरी अपनी गणित नहीं में नहीं 2 देखो, प्लस करने में 4 होते, तो आपको हम तकलीफ क्यों हो रही है? आपको देखो तकलीफ, आप तो हमको फंसाना चाहते हो। किसको? हरीश चौधरी कांग्रेस आइडियोलॉजी से पैदा नहीं हुआ है। छात्र मैं संघ का चुनाव कांग्रेस एनएसयूआई से लड़ा उन्होंने। छात्रवादी में कौन सी पार्टी में था? छात्र संघ चुनाव किससे लड़ा उन्होंने? नहीं, किसे लड़ा है? एनएसयूआई से नहीं लड़ा। नहीं लड़ा, ठीक है। नाथू मिर्धा ने इसको अध्यक्ष बना यूनिवर्सिटी का, तब इसका उद्घाटन किया था, और नाथूराम मिर्धा लोकदल में था। इसका फादर जो था वो राजनीतिक नहीं था, सरकारी सेल टैक्स अफसर था, जो गंगाराम चौधरी की मदद करता था, कांग्रेस की टका भर मदद नहीं की। ये कांग्रेस से थोड़ा ही आया। तो बाद में तो विधायक जब राजनीति में आए तब तो कांग्रेस से ही एमपी का टिकट लिया। हाँ, वो तो बाद में जो कांग्रेस बने, लेकिन एक आदमी जन्म से ही किस पार्टी में स्वीकार करके घुसते हैं वो नहीं है। मतलब रूप में कांग्रेस आइडियोलॉजी नहीं है, नहीं है। लेकिन गणित तो ठीक है उनकी। नहीं, गणित तो वो अपने हिसाब ठीक करते हैं, पर चालाकी का हिसाब हमेशा नहीं चलेगा। ना कागज की कभी नहीं चलेगी, टहनी जुल्म की कभी नहीं पड़ेगी। हमेशा चालाकी काम नहीं आती है, एक बार तो हो जाती है।